गुड मॉर्निंग क्लास। पिछली कक्षा में हमने देखा था कि लेखिका अपने घर दो छोटे नवजात बच्चों को ले आई थी। धीरे धीरे उनके पंख और उनका शारीरिक ढांचा विकसित हो गया था। अब वह अपने को पिंजड़े में बंद समस्त जीव जंतुओं का मुखिया घोषित कर चुकी थी और उनका देख रेख भी एक मुखिया की भांति करती थी। आइए आज हम पाठ के अग्रिम भाग को देखते हैं। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसे आधा पिछला हिस्सा तो मुंह में दबा रखा था। शेष आधा जो बाहर था उससे ची ची का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और वह पूंछ पंख समेटकर सर से एक झपटे में नीचे आ गया। संभवतः अपनी सहज चेतना से ही उसे समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता था। उसने सांप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल कर तो आया, परंतु निश्चेष सा वहीं पड़ा रहा। राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम भी सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांपों के दो खंड कर चुका था, तब उस शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय यहाँ पे कार्तिकेय भगवान को कहा गया है। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कालप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएं तो थी ही, उसका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सांवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडराकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजता लय ताल रहता था। आगे पीछे दाहिने बाएं क्रम में घूम घूम कर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर ठहर कर जाता। राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद था। वह नृत्य मग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल जाती थी और बाएं पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा अर्थात गोल गोल घूमने में भी एक पूरक ताल परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जाली घर के पास पहुंचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडरा कर छाता तान कर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय मेरे साथ कोई न कोई देसी विदेशी अतिथि भी पहुंच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मान पूर्वक समझकर विस्मयभूत होकर अर्थात आश्चर्यचकित होकर हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे डाली थी। क्योंकि वह जिस तरह से कोई अतिथि हमारे घर में आते थे तो हम उनका स्वागत करते हैं, उसी प्रकार जब लेखिका घर में कोई आता था तो नीलकंठ उसका स्वागत करता था नाच नाच करके। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसे कोमलता से हौले हौले अर्थात धीरे धीरे उठाकर खाता था कि हंसी भी आती थी और विस्मय भी होता था कि फलों के वृक्ष से अधिक उसे पुष्पित पल्लवित वृक्ष भाते थे। वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते, अशोक नए लाल पल्लवों से ढक जाता, तब झालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता। अस्थिर अर्थात बेचैन हो उठता बाहर जाने के लिए, उन रस मंजरियों को देखने के लिए, उन्हें सूंघने के लिए, उन्हें मोहित होने के लिए, कि उन्हें बाहर छोड़ देना पड़ता था। बच्चा आज हम यहीं तक करेंगे, इसके आगे के खंड हम अगले दिन देखेंगे। धन्यवाद।